प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण लेख को रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। यह लेख आज जनसंदेश टाइम्स में वरिष्ठ आलोचक व आचार्य अरुणहोता सर का है, जिसका शीर्षक है महामारी में जिजीविषा बनाए रखने वाली कविताएं। महामारी में जिजीविषा बनाए रखने वाली कविताएं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मानव सभ्यता ने जितनी भी विकट समस्याओं को झेला है, उस दौरान कवि, कलाकार और संस्कृति कर्मियों ने सदैव ही अपना पक्ष प्रतिपक्ष प्रस्तुत किया है। कोरोना के कठिन दौर में भी कवियों ने अपनी रचनात्मकता से इसका सामना किया है। ठीक, उस दौरान कवि, कलाकार और संस्कृति कर्मियों ने सदैव ही अपना पक्ष प्रतिपक्ष प्रस्तुत किया है। कोरोना के कठिन दौर में भी कवियों ने अपनी रचनात्मकता से इसका सामना किया है। सेतु प्रकाशन से आया संचयन तिमिर में ज्योति जैसे इसी भावना का प्रमाण है। इस संचयन की कविताओं का दस्तावेजी और समाजशास्त्रीय संदर्भ भी है। इस संचयन का संपादन वरिष्ठ आलोचक अरुणहोता ने किया है। उन्होंने इस संचयन के औचित्य पर इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भूमिका के रूप में लिखी है। ठीक, टिप्पणी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में लिखी है। वे लिखते हैं, किसी भी सभ्य असभ्य समाज के लिए कविता एक जरूरत है, जीवन का आधारभूत तत्व है। जीवन की हर स्थिति में कविता एक सच्चे मित्र की भूमिका निर्वहन करती है। हताश, उदास और निराश करना कविता का धर्म नहीं होता है। उम्मीद, संभावना और जिजीविषा को बनाए रखना उसकी मूल प्रकृति होती है। समय और समाज में होने वाले परिवर्तनों से कविता की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि कविता की प्रयोजनीयता अधिक बढ़ जाती है। ठीक, प्रयोजनीयता अधिक बढ़ जाती है। प्रस्तुत है उनका पूरा लेख। ठीक, अर्थात अरुणहोता जी का यह लेख मैं अब रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। तो प्यारे मित्रों, मैं बीच बीच में कमेंट वगैरह नहीं देखूंगा, आप लोग मत कीजिए, डिस्टर्ब भी हो जा रहा हूँ क्योंकि बहुत में ही लिखा हुआ है। आँख थोड़ा से इधर उधर हुआ, वो आके पूरा गायब हो जा रहा है। ठीक, तो चलिए, महामारी में जिजीविषा बनाए रखने वाली कविताएं। लगभग 1.5 साल से भारत सहित संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। यह महामारी गरीबों के लिए आपदा है और अमीरों के लिए अवसर सिद्ध हुई। विश्व में प्रायः 6 करोड़ लोग इसके चपेट में आ चुके हैं और लगभग 11 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना के संदर्भ में भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका से कड़ी प्रतिस्पर्धा जारी है। यह भी एक संयोग है कि भारतीयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नमस्ते करने और उनका भव्य स्वागत करने के पश्चात भारत में यह महामारी आई। यदि हम प्राप्त आंकड़ों को पल भर के लिए सही मान भी ले तो भारत में अब तक इस महामारी ने लगभग 1 करोड़ लोगों को संक्रमित किया है और 1.5 लाख के आसपास लोगों को अकाल मृत्यु का शिकार बनाया है। इन्हीं सही गलत आंकड़ों के आधार पर भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा। यह अनुभव यह बताता है कि आंकड़े और तथ्य महत्वपूर्ण बनते आ रहे हैं। किसी कालखंड के इतिहास लेखन में अतीत में घटित महामारियों के उपलब्ध इतिहास के संदर्भ में भी यह प्रदर्शित होता है।
किसी कालखंड के इतिहास लेखन में अतीत में घटित महामारियों के उपलब्ध इतिहास के संदर्भ में भी यह परिलक्षित होता है। इतिहास कहकर जो कुछ परोसने का प्रयास किया जाता है वह प्रश्नों के घेरे से मुक्त नहीं है। एक मानविकी छात्र के लिए इतिहास महत्व एक कंकाल सार है। उसके सामने एक कथन बार बार घूमता फिरता है, इतिहास में नाम और तिथि के अलावा कुछ भी सत्य नहीं होता, जबकि साहित्य में नाम और तिथि के अलावा सब कुछ सत्य होता है। तथ्यों और आंकड़ों में सीमित होकर दर्ज किए गए इतिहास और गवेषणामूलक कार्यों में मानव जीवन की विविध संवेदनाएं दर्ज नहीं होती हैं। मनुष्य के सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा, रुचि अरुचि, प्रेम घृणा आदि भाव और विकारों का प्रतिफलन नहीं होता है। फलतः ऐसे लेखन नीरस सिद्ध होते हैं। साहित्यकार के लिए मानवीय भावों का सर्वाधिक महत्व होता है। वह अपनी सृजनशीलता और रचना दृष्टि तथा जीवन दृष्टि को रचना के आधार पर अभिव्यक्त करता है। कविता केवल शब्दों का खेल नहीं है। कविता कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भरने का एक माध्यम नहीं है। कविता स्व की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन इस स्व में पर भी समाया हुआ है। अथवा पर का आत्मसात करने के पश्चात स्व की अभिव्यक्ति साहित्य का प्राण है। साहित्य का प्राण है अंतः और बाह्य के एकाकार रूप की सफल अभिव्यक्ति है कविता। यदि यह अभिव्यक्ति सफलता के साथ साथ सार्थकता प्राप्त करती है तो कविता कालजयी बनती है। कविता सृजन जिम्मेदारी का काम है। कविता सृजन जिम्मेदारी का काम है। इसके लिए रचयिता को सामाजिक होना पड़ता है। बिना सामाजिक हुए कविता सृजन की कोई अर्थवत्ता नहीं होती है। किसी भी कालखंड में लिखना एक साहसी काम है, जोखिम भरा भी है। लिखते रहना और भी साहस का काम है। रचयिता को प्रचलित सत्ता व्यवस्था पद्धति आदि की चुनौतियों से लड़ना जूझना पड़ता है, संघर्षरत होना पड़ता है। इसलिए महज रचना कौशल हासिल कर लेने से कविता सही पदवाच्य नहीं हो सकती। रचना कौशल से कविता बन सकती है, हो नहीं सकती। कविता का बनना सयास है और कविता का होना अनायास। किसी भी सभ्य असभ्य समाज के लिए कविता एक जरूरत है, जीवन का आधारभूत तत्व है। जीवन की हर स्थिति में कविता एक सच्चे मित्र की भूमिका का निर्वहन करती है। हताश, उदास और निराश करना कविता का धर्म नहीं होता। उम्मीद और संभावना और जिजीविषा को बनाए रखना उसकी मूल प्रकृति होती है। समय और समाज में होने वाले परिवर्तनों से कविता की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि कविता की प्रयोजनीयता अधिक बढ़ जाती है। ठीक, समय और समाज में होने वाले परिवर्तनों से कविता की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि कविता की प्रयोजनीयता अधिक बढ़ जाती है। बदलते परिदृश्य में कविता लगातार अपने को बदलती रहती है। उसके स्वरूप और ढांचे में बदलाव आते रहते हैं। अनुभविक भाषिक और संप्रेषण सामर्थ्य से यह जीवन जीने के विकल्पों का लगातार अन्वेषण भी करती आ रही है। इसलिए प्रत्येक युग में कविता की आवश्यकता असंदिग्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि धर्म कठिन होता जाएगा। कविता के भविष्य के बारे में शुक्ल जी का दृष्टि आशा और विश्वास से ओतप्रोत है। उनके अनुसार मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभी जातियों में यह किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रसार अवश्य रहेगा। भारत में कुल
भारत में बिल्कुल अवैज्ञानिक अनियोजित तरीके से और बिना सोच समझ कर आनन फानन में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, जनजीवन विपर्य हो गया, गरीब मजदूर श्रमिक तबाह हो गए, लगभग 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि यह सच है कि प्रभु वर्ग की प्रभुता में श्रीवृद्धि होती गई। अचानक एक सुबह घड़ी में महज 4 घंटे की नोटिस पर 24 मार्च 2020 से लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या वाले संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। यह हिदायत दी जाती है कि घर में ही रहें, जहां हैं वहीं रहें, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। भारत माता के सपूतों ने जहां तक हो सके आदेश को सिरोधार्य किया। यह अलग बात है कि कई धाकड़ नेताओं ने आदेश की ऐसी तैसी कर दी। अब आते हैं मजदूर भाइयों की समस्याओं पर। इस आदेश के बाद दिहाड़ी मजदूरों के पास न पैसे बचे न खाने के लिए दाने। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और उदार लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता के हाथ बढ़ाए। दूसरी ओर सड़कों पर मजदूरों की हालात ने सरकारी दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया। नेशनल सैंपल सर्वे की अगर मान ली जाए तो देश में लगभग 32 करोड़ 7 लाख मजदूर हैं, जिसमें से 12 करोड़ सीजन माइग्रेंट लेबर्स हैं। तमाम नगरों और महानगरों में ये मजदूर संगठित से अधिक असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। भवन निर्माण, वस्त्र उद्योग, ईंट भट्टियों, घरेलू कार्यों, कृषि, परिवहन, खदान आदि में ये मजदूर काम करते हैं। इनका काम ठप हो गया। मकान का किराया कहाँ से देते? बेघर हुए। जीने के लिए 2 जून तो क्या 1 जून का खाना भी नसीब न हुआ। ऊपर से तेजी से महामारी का संक्रमण फैलता जा रहा था। पैरों में फोफोले लिए तमाम मजदूरों को यह कहते सुना गया कि कोरोना से मरे न मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे। मजदूर मजबूर थे हजारों किलोमीटर की दूरी नापने, पैदल, ठेले, रिक्शा, साइकिल, ऑटो, जो भी साधन था उसके सहारे निकल पड़े। डिजिटल इंडिया में मजदूरों ने अपना नाम पंजीकृत किया, लेकिन व्यवस्था की ओर से कोई जवाब न मिला। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों का जो सियासी खेल शुरू हुआ उसे भला कौन नहीं जानता। अपने अक्षम पिता को साइकिल पर लादे गुरुग्राम से दरभंगा तक की दूरी तय करने वाली बेटी ज्योति पासवान को लेकर भी सियासत कुछ कम नहीं हुई। मजदूरों के इस विस्थापन को केवल मानव स्वभाव का देना कहाँ का न्याय है। तेज धूप, लू, भयानक गर्मी में नंगे पांव, सिर पर गठरी का या थैला उठाए, बगल में शिशु को संभाले आत्मनिर्भर भारत के भूखे प्यासे मजदूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकल पड़े हैं। कैसा अमानवीय दृश्य है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। राज्य सरकारों की पुलिस ने लाठियां चलाई, मुर्गे बनाए और भी न जाने कितने अत्याचार किए। जब मजदूर रेल की पटरी पकड़कर आगे बढ़ते हैं तब जवानों ने आदमी कर्तव्य निष्ठा का नमूना पेश कर दिया। मजदूर और उनके आदमी जन पटरी पर कटें, लारी से कुचलें, श्रमिक स्पेशल में भूख प्यास से मरे और गर्भवती महिलाएं कभी रास्ते पर तो कभी ट्रेनों में भारत के भविष्य को जन्म देती रहीं। सूत्रों के अनुसार इस घर वापसी में हजारों की संख्या में मजदूरों की मृत्यु हुई। अब तो ऐसा लगता है कि इस देश में मजदूर मरने के लिए ही जन्मे हैं। तार तार हो गई है हमारी मनुष्यता। राजनीति का ऐसा काला चेहरा
वर्षों में एक बार दिखाई देता है। गर्भवती हथनी की बर्बर मृत्यु पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों के आंसुओं को जाने, मजदूरों की मृत्यु पर क्या हो जाता है। जो भी हो, सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो भी क्यों। हमारा प्यारा भारतवर्ष जल्द ही विश्व गुरु बनने वाला है। जनतंत्र का चौथा खंभा मीडिया तो मजदूरों को दुश्मन की ही मान बैठा। जनतंत्र का चौथा खंभा मीडिया तो मजदूरों को दुश्मन ही मान बैठा। वर्तमान मीडिया मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए 10,000 रुपये के ऋण के इंतजाम को हेडलाइंस में जरूर रखता है। ये लोग 20 लाख करोड़ रुपए के महाऋण मेला पर भी सत्ता की चापलूसी करते हैं। जन धन खाते में 2 बार 500 रुपये डाले जाने को तवज्जो के साथ पेश करते हैं, लेकिन भूख, प्यास, लू और संक्रमण से मर रहे मजदूरों पर कोई डिबेट नहीं चलाते। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, जमाती, लव जिहाद जैसे मुद्दों से फुर्सत मिले तब ना। इस प्रसंग में मुझे स्मरण आ रहा है अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन के नेता माल्कम एक्स। इस प्रसंग में मुझे स्मरण आ रहा है अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन के नेता माल्कम एक्स का कथन, जो उन्होंने अखबार के संबंध में कहा था, लेकिन आज मुख्य धारा के तमाम माध्यमों के संदर्भ में समुचित प्रतीत होता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो अखबार आपको उन लोगों से नफरत करना सिखा देंगे जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, और उन लोगों से प्यार करना सिखा देंगे जो उत्पीड़न कर रहे हैं। तब तो अखबार की बात थी। आज इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल कर लिया जाए तो संदर्भ और अधिक स्पष्ट हो जाता है। उपर्युक्त स्थितियां हमारे समय के कवियों के समक्ष विद्यमान थीं। एक ओर नितांत एक अज्ञात महामारी के प्रकोप से उत्पन्न आशंकाएं उन्हें उद्वेलित कर रही थीं, तो दूसरी ओर ध्वस्त विध्वस्त होते आम जनजीवन की पीड़ा और वेदना से उनका कभी मन व्यथित हो रहा था। मानवता तार तार हो रही थी। व्यवस्था की चुप्पी और कुप्रबंध से कवि जन मर्माहत हो रहे थे, तो उनकी प्रतिरोधी चेतना भी उभर रही थी। अपनी आँखें देखी को हमारे कवियों ने वेदना के गहरे धरातल पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। पिछले 8 महीनों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी केंद्रीय रचनाएं हो रही हैं। हिंदी सहित तमाम भारतीय भाषाओं में भी प्रभूत मात्रा में कोरोना संबंधी साहित्यिक सृजन हो रहा है। इस सृजन जगत का उल्लेख करने का अवसर यहाँ नहीं है और पूरी जानकारी का भी अभाव है। स्पष्ट करना जरूरी है कि कोरोना काल में लिखी जाने वाली रचनाएं केवल कोरोना महामारी से संबंधित नहीं हैं। कोरोनाकालीन रचनाओं में समय की धड़कनें, समय के अंतर्द्वंद, समय से मुठभेड़, समाज की स्थितियाँ आदि का चित्रण हो तो उसे कोरोनाकालीन कविता कहा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इन रचनाओं में क्वारंटीन, आइसोलेशन, लॉकडाउन जैसी शब्दावली हो। इधर कोरोनाकालीन कविताओं के लिए एक अत्यंत प्यारा और उपयुक्त नाम कोरोजीवी कविता चर्चित कवि एवं आलोचक श्री प्रकाश शुक्ल ने प्रस्तावित किया है। शुरू में यह नाम मुझे कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन बाद में जब इस पर और यत्र तत्र प्रकाशित कोरोनाकालीन कविताओं को क्रमवार पढ़ना शुरू किया तो मुझे यह नाम सर्वथा
उपयुक्त प्रतीत हुआ। इस नाम को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। इसका आलेख आजकल मासिक पत्रिका के वर्ष 76 अंक 7 नवंबर 2020 में कोरोजीवी कविता अर्थ और संदर्भ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। निश्चित रूप से यह आलेख महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यह आलेख महत्वपूर्ण है और किसी अर्थ में ऐतिहासिक भी। सर्वप्रथम श्री प्रकाश शुक्ल ने न केवल नामकरण किया बल्कि अर्थ संदर्भ के बहाने कोरोजीवी कविता की सैद्धांतिक भी निर्मिति की है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार एल्बर्ट कामू के बहुचर्चित उपन्यास द प्लेग के विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए डॉक्टर रियो के बहाने श्री प्रकाश शुक्ल लिखते हैं कि वे किसी भी प्रकार की मुक्ति और महानता की आकांक्षा नहीं रखते। वे किसी भी प्रकार की मुक्ति और महानता की आकांक्षा नहीं रखते। फिलहाल उसकी मुक्ति का आधार आदमी की सेहत है। यानी किसी भी मुक्ति और महानता की आकांक्षा वह डॉक्टर रियो नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति का प्रमुख आधार आदमी की सेहत ही रही है। अब आप देखिए कि यह जो सेहत पर जोर है, आज की हिंदी कविता ने मनुष्य की इसी सेहत को केंद्र में रखा है। कहना यह चाहता हूँ और जब कविता मनुष्य की सेहत को केंद्र में रखती है तो वह ऐसा अपनी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति से ही संभव वह कर पाती है। और इसी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को कोरोजीवी कविता का नाम देता हूँ। और इसी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को मैं कोरोजीवी कविता का नाम देता हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया यार भाई, नाम देता हूँ। इस कोरोजीवी कविता के स्वरूप को आगे स्पष्ट करते हुए कहा गया है, इस कोरोजीवी कविता का महत्व इस कारण नहीं है कि यह महामारी के बीच लिखी जा रही है, बल्कि इस कारण से है कि यह महामारी के बावजूद लिखी जा रही है, जिसमें युगबोध की उपस्थिति तो है ही साथ इतिहास बोध की नई अंतर्दृष्टि भी है। किसी भी कविता की परख केवल उसके साहित्यिक मूल्यों के आधार पर नहीं होती, उसे जांचने और परखने का एक महत्वपूर्ण प्रतिमान यह भी होता है कि उसमें कवि का युगबोध कितनी सफलतापूर्वक अंकित हुआ है। न केवल कवि का समय बल्कि आने वाले युगों में उसकी प्रासंगिकता भी जरूरी होती है। भले ही कोई कविता किसी युग विशेष में रची गई हो, लेकिन वह कविता केवल उसी युग विशेष की ही बनकर रह गई तो कविता सीमित और संकुचित परिधि की बन जाती है। भले ही कोई कविता किसी युग विशेष में रची गई हो, लेकिन वह कविता केवल उसी युग विशेष की ही बनकर रह गई तो कविता सीमित और संकुचित परिधि की बन जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण कविता हमेशा कालखंडों का अतिक्रमण करती है, कालातीत हुआ करती है। कोरोना काल में लिखी गई कविताओं में समय और समाज में प्रचलित जड़ता और अंधविश्वास का विरोध है। जड़ता के स्थान पर चेतनाशीलता, जागरूकता एवं अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक सूझबूझ को महत्व दिया गया है। कवियों को पता है कि विकास की आंधी का अरबों रुपए लुटाकर मिथ्या प्रचार भले किया जाए, लेकिन मनुष्य समाज और सभ्यता का असली विकास जड़ता और अंधविश्वास को बिना मिटाए संभव नहीं है। जड़ता और अंधविश्वास रूढ़ियों और ढकोसलों आडंबर और धर्मांधता आदि को बनाए रखने में
सत्ता सुरक्षित महसूस करती है और वह अपनी चालाकी से लोगों को भरमाए और भटकाए रखना चाहती है ताकि लोग उसके षड्यंत्र का शिकार बने रहें और वह आपदा को अवसर में तब्दील करती रहे। कवि के शब्दों में आपदा सत्ता बचाने के अवसर में बदल जाएगी। हुआ भी ऐसा। न्यायपालिका हो या जनतंत्र का चौथा स्तंभ सभी सत्ता के अधीन हो चुके हैं। विधायिका तो वह स्वयं है और कार्यपालिका उसकी मुट्ठी में बंद होकर अपना अहोभाग्य समझ रही है। कोरोना काल में कवि इसे भला अनदेखा कैसे कर सकता है। वह अपनी सजग कवि दृष्टि से इस स्थिति का प्रभावशाली चित्रण करके अपने कवि कर्म का सुंदर परिचय देता है। वह सत्ता का प्रतिरोध करता है, चाहे यह सत्ता राजनीति की हो, धर्म की अथवा पूंजी की। सत्ता और व्यवस्था के छल दम का उद्घाटन, मनुष्य और मानवता विरोधी शक्तियों की शिनाख्त, अवसरवादियों की कपट लीलाओं का खुलासा करते हुए कोरोना काल के यथार्थ से रूबरू कराती है। आम जन की आंखें खुलती हैं कोरोजीवी कविता। ठीक, चाहे यह सत्ता की राजनीति की हो, धर्म की अथवा पूंजी की। सत्ता और व्यवस्था के छल दम का उद्घाटन, मनुष्य और मानवता विरोधी शक्तियों की शिनाख्त, अवसरवादियों की कपट लीलाओं का खुलासा करते हुए कोरोना काल के यथार्थ से रूबरू कराती है। आम जन की आंखें खोलती हैं कोरोजीवी कविता। ठीक, राजेश जोशी, मदन कश्यप, संजय कुंदन, उपेंद्र कुमार, सुभाष राय, इस संग्रह में संकलित अन्य अनेक कवियों की रचनाओं में यह प्रवृत्ति मुखर हुई है। समझदार और शुद्ध कविता प्रेमी इसे संग्रह की कविताओं से गुजरकर परिचित कर सकते हैं। बस यहाँ वरिष्ठ कवि राजेश जोशी की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जा रही हैं। न्यायपालिका ऊपर के आदेश का इंतजार कर रही है और किसी नरसिंह अवतार के प्रकट हुए बिना ही चौथा खंबा फट कर गिर चुका है। बैंक बिक गए, रेल बिक गई, हवाई जहाज की बोली लग रही है। कहता है वह अब्बू हसन, फैजे दिखे ना दिखे, फौजी जूतों की आवाज़ आ रही है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब्बू हसन फिर भी बोलता ही रहता है दिन रात। ठीक, बोलता ही रहता है दिन रात। एक बार पुनः सुन लीजिए राजेश जोशी की इन पंक्तियों को पुनः सुनिए। न्यायपालिका ऊपर के आदेश का इंतजार कर रही है और किसी नरसिंह अवतार के प्रकट हुए बिना ही चौथा खंबा फट कर गिर चुका है। बैंक बिक गए, रेल बिक गई, हवाई जहाज की बोली लग रही है। कहता है अब्बू हसन, फैजें दिखे ना दिखें, फौजी जूतों की आवाज़ आ रही है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब्बू हसन फिर भी बोलता ही रहता है दिन रात। कोरोनाकालीन कविता की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है ईश्वर की निरीश्वरता की पहचान। ईश्वर की निरीश्वरता की पहचान। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा में ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप की प्रतिष्ठा हुई थी। कबीर रैदास आदि संत कवियों ने जिस घट घट में पीयू है की स्थापना की थी, 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम वर्ष में उसकी पुनर्स्थापना हुई। इस पुनर्स्थापना में कोई धार्मिक आग्रह नहीं है। ठीक, धर्म के ध्वजधारी, पंडे, पुजारी, साधु, महात्मा, महान पुण्य आत्मा, महंत और ईश्वर के दूत होने का दावा ठोकने वाले भी कोरोना से संक्रमित हो गए और तमाम धार्मिक स्थलों के दरवाजे बंद हो गए। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी जी लिखते हैं,
जिसमें प्रार्थना, पुकार और विलाप सब मौन में बिला गए हैं। और भी एक प्रार्थना मंडरा रही है, अबाबिल की तरह उस देवता को खोजती हुई जिसे वह संबोधित है। यहाँ प्रार्थना देवता की खोज में है, लेकिन वरिष्ठ कवि मदन कश्यप ने कोरोना काल में सबसे पहले ईश्वर की निरीश्वरता का सूत्र दिया। केवल 3 पंक्तियों की कविता है कोरोना त्रिपदी। वह एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था कि जिससे होती थी ईश्वर होने की अनुभूति, कोरोना ने मुझे निरश्वर कर दिया। वह एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था कि जिससे होती थी ईश्वर के होने की अनुभूति, कोरोना ने मुझे निरश्वर कर दिया। इस कविता में स्पर्श और निरीश्वर बीज शब्द बनकर आए हैं। स्पर्श और निरीश्वर बीज शब्द बनकर आए हैं। तुम्हारा स्पर्श यानी मनुष्य का स्पर्श मनुष्य के प्रति है। कोरोना में उसी स्पर्श की पाबंदी रही, इसलिए निस्वरता है। इस त्रिपदी ने कई कवियों को प्रभावित किया। संग्रह के कई कवियों की रचनाओं पर इस त्रिपदी का प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है। मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करना और अलौकिक देवी देवताओं की देवी शक्तियों पर संदेह तथा अविश्वास प्रकट करना, सवाल खड़ा करना कोरोजीवी कविता का मूल लक्षण है। मनुष्य पर विश्वास और उसकी अटूट शक्ति के आधार पर सभ्यता की पुनर्रचना इस दौर की कविता का मूल लक्ष्य है। तभी तो कवि ने इस कोरोना समय में शीर्षक कविता में लिखा है। शीर्षक कविता में लिखा है, नई सदी में ताकतवर और हृष्ट पुष्ट हो चुका ईश्वर अब कितना निरीह लगा है इस कोरोना काल में। नई सदी में ताकतवर और हृष्ट पुष्ट हो चुका ईश्वर अब कितना निरीह लगा है इस कोरोना काल में। उल्लेख किया जा सकता है कि कवि की चाहता हूँ जैसे कविताओं में एक और मृत्यु की भयावहता है तो दूसरी ओर प्रेम की सतत धारा भी प्रवाहित हुई है। इसे पढ़ते हुए कोलंबियाई कथाकार गैब्रियल गार्सिया मार्केज की अद्भुत कृति लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा का स्वतः ध्यान आ जाता है। स्वप्निल श्रीवास्तव की कविता ऐसे दारुण समय में कि निम्नलिखित पंक्तियां मदन कश्यप की दृष्टि का समर्थन करती हैं। इबादत गाहों से फरार हो चुका है ईश्वर और धर्माचार्य वानप्रस्थ की शरण में चले गए हैं। रश्मि भारद्वाज, अनिल पांडे, कुमार मंगलम आदि अन्य अनेक की कविताओं में निरीश्वरता का प्रतिपादन हुआ है। कहने का आशय यह है कि कोरोजीवी कविता में ईश्वर के ऐश्वर्य और प्रभुता एवं सत्ता तथा व्यवस्था को ठुकरा कर मनुष्य की अपराजय शक्ति और सामर्थ्य को स्थापित करने का प्रयास हुआ है। कोरोना के दौरान में कोरोना के बहाने लिखी गई कविताओं की एक उल्लेखनीय विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है और वह है श्रम का सौंदर्य। इस संबंध में श्री प्रकाश शुक्ल लिखते हैं कि यह जो कोरोजीवी कविता है प्रतिभा से अधिक श्रम के महत्व की शिनाख्त करने वाली कविता है। प्रतिभा से अधिक
श्रम के महत्व की शिनाख्त करने वाली कविता है। समूचे संचयन में सर्वाधिक मात्रा में सड़क पर चलने वाले मजदूरों का परिवार, मजदूर बच्चों, श्रमिक, गरीब, संघर्षशील लोगों की त्रासद स्थितियों का लगभग सभी कवियों ने अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री अनामिका ने लॉकडाउन में अपने गांव, जहां उनका नाभि नाल बद्ध है, लौट रहे दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। पाठक जानते हैं कि अनामिका की कविताओं में कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है। कई पक्ष उनकी कविताओं से उभरते हैं। संश्लिष्ट भावबोध की गंभीर कविताएं होती हैं। बहरहाल पढ़ा जा सकता है रास्तों का क्या है। रास्ते तो बंद रहे हैं सदा से हमारे लिए। अपना घर भी ठीक है भूखे मरने के लिए, चाहे मड़ई मसक गई हो, खटिया भी उल्टी धरी हो, छीके की मटकी में धोबिन चिड़ैया की वास कर रही हो, घर घर है वहीं मरेंगे। नीलेश रघुवंशी की तुम कुछ दुख और दुख और झरना शीर्षक कविता में श्रमरत आम जन की श्रम शक्ति को रूपायित किया गया है। हरिश्चंद्र पांडे, बोधिसत्व, राकेश रेणु, महेश आलोक, वसंत सकरगाय, रमगिया शशिधर, ज्योति चावला, निशांत, आत्मा रंजन और भी तमाम कवियों की रचनाओं से इस वैशिष्ट का प्रतिपादन किया जा सकता है। इसमें संघर्ष है, श्रम है और इस विकट महामारी की विसंगतियों से बाहर आने की पूरी जद्दोजहद भी इनकी कविताओं में समय और समाज के दुख और यंत्रणा की तस्वीर के साथ साथ श्रम की महत्ता को प्रतिष्ठित किया गया है। कोरोजीवी कविता में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय है। हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि ज्ञानेंद्र पति की कविताओं से उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। ज्ञानेंद्र पति की कविताएं अपेक्षाकृत लंबी है लेकिन बहुआयामी से परिपूर्ण। शब्द सजग की अड़हुल के फूल और अब के नाग पंचमी में मिथक, लोक और कोरोना कालीन समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं को जिस खूबसूरती से मूर्त किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कोरोना माई हो अथवा नाग पंचमी को नाग की मूर्ति बेचने वाले नन्हे मुन्ने पाणिनि और पतंजलि की कथा हो। कवि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य और विशद परिदृश्य में कविताएं पेश करने में समर्थ है। संक्षेप में ऐसी कविताओं से कोरोजीवी कविता का वितान व्यापक हुआ है। संबंधों का पुनर्वीकरण कोरोनाकालीन कविताओं की एक बड़ी खूबी है। बाहर की दुनिया में अब फरातफरी, अभाव, असुविधा, अन्याय, दमन, शोषण से पीड़ित मजदूरों का मजबूर पलायन, विस्थापन, भूख प्यास का साम्राज्य व्याप्त था। इसने कवि हृदय को गहरे रूप से प्रभावित किया और तमाम कवियों ने रचना के माध्यम से संवेदनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की। तालाबंदी के कारण घर की दुनिया भी बदली। यह परिवर्तन सकारात्मक है, हालांकि अवसाद, दुख जैसे नकारात्मक शब्द भी खूब पनपे। अवसाद और उससे उत्पन्न आत्महत्या की घटनाएं भी घटित हुई, लेकिन वह भी क्या कविता हुई जो नकार को ग्लोरीफाई करे। बहरहाल कोरोना के गृहस्थ, दाम्पत्य, पारिवारिक और सामाजिक जीवन तथा मानवीय रिश्तों को पुनः नए ढंग से मजबूत किया। आत्मीय लोगों से संबंध कुछ और प्रगाढ़ हुआ तो लगभग फीके पड़ चुके या कमज़ोर हो चुके सामाजिक रिश्तों के धागों को नए सिरे से पिरोया गया। इस संदर्भ में अनामिका, जितेंद्र श्रीवास्तव, श्री प्रकाश शुक्ल आदि की कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जहां तक जानकारी है, संग्रह में संकलित कवियों में से जितेंद्र श्रीवास्तव ही अकेले
कवि हैं जिन्होंने कोरोना महामारी से न केवल संघर्ष किया बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त की। जितेंद्र की कविताएं आत्मानुभव की हैं, बल्कि कविताओं में महामारी के दंश के साथ साथ पत्नी, बेटियों और सामाजिकों से संबंधों की ऊष्मा को भली भांति महसूस किया जा सकता है। पत्नी प्रेम से संबंधित कुछ पंक्तियां देखिए। मैं इस क्षण डूबना चाहता हूँ, मैं इस क्षण डूबना चाहता हूँ, मैं इस क्षण डूबना चाहता हूँ, तुम्हारे नैनों के नदी में पर डूब नहीं सकता, अनुमति नहीं पास आने की, पर मैं महसूस कर रहा हूँ डूबना अपने आधे अधूरेपन के साथ। कोरोजीवी कविता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी परिवेशगत संलग्नता। उल्लेख किया जाना चाहिए कि छायावाद के बाद इसी दौर में कवियों ने अपने परिवेश के प्रति इतनी गहरी संलग्नता और संबंधता दिखाई है। कोरोना काल में कवि ने अपने परिवेश को गहरे रूप से देखा, जाना, समझा और आत्मीय और प्रगाढ़ संबंध भी स्थापित किया। आकाश की नीलिमा, नदी की स्वच्छ जलधारा, हवा की शुद्धता ने घोर संकट में भी कवियों के हृदय में हिलोरे भरने में समर्थ होती हैं। उनके प्रकृति से संबंध ने कोरोजीवी कविता को नया आयाम प्रदान किया। श्री प्रकाश शुक्ल जी के शब्दों में, छायावाद में जो प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते अटूट थे, आवयिक थे, वह आज आकर के फिर से जुड़ गए हैं। याद रखें कि छायावाद ने प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को कभी भी बाइनरी से नहीं देखा था। कोरोजीवी कविता के इस वैशिष्ट्य का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन वरिष्ठ कवि लीलाधरम मंडलोई की कल की तरह एवं श्री प्रकाश शुक्ल की कचकचिया, फुलसुंगी, चमगादड़, कोयलिया जल्दी, कोकोना शीर्षक कविताएं हैं। इन कविताओं की खूबसूरती यह है कि इनमें बहुआयामिता है। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित अंश पढ़े जा सकते हैं। अब वह घेर कर बैठ गई है अपने हिस्से का आकाश, जिसमें दौड़ेगा एक नया जीवन, सभी विभाजित सीमाओं को ध्वस्त करता हुआ। फुलसुंगी, चमगादड़ से किया। आखिर मैं किससे कहूँ कि मैं इस वसुधा का नागरिक हूँ, जिसे एक देश के गीले बाजार में ठोस दाम पर बेच दिया गया हूँ। चमगादड़, जहाँ ये कविताएं सीधे लोक से जुड़ती हों, इनमें परंपरा, समाज और विज्ञान का भी समावेश होता दिखाई पड़ता है। परिवेशगत संलग्नता का प्रतिफलन नसीरा शर्मा, मनीषा झा, अमरजीत राम, गुलेंद्र पटेल आदि की कविताओं में भी पारदर्शी रूप में देखा जा सकता है। कोरोना काल में रची गई कविताओं में एक और वैशिष्ट्य परिलक्षित होता है कि इनमें लय, तुक और छंद का प्रत्यावर्तन हुआ है। मुक्त छंद की कविताओं में तो आंतरिक लय होती ही थी, लेकिन कोरोजीवी काल में बड़ी भागम भाग से कवि को कुछ ठहर कर, रुक कर सोचने और रचना को कुछ और संवारने का अवसर मिला। संग्रह की बहुतेरी कविताओं में यह लक्षण स्पष्ट लक्षित होता है। ऐसी कविताओं में आवेग, महत्ता और तल्लीनता विद्यमान है। यहाँ हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि छंद में लिखी गई रचना कविता के प्रतिमान में श्रेष्ठ होती हैं और मुक्त छंद की रचनाएं हे होती हैं। कविता का इतिहास इस बात का गवाह है कि श्रेष्ठ और कालजयी रचना छंद युक्त हो सकती है, छंद मुक्त भी। यहाँ तो केवल कोरोजीवी कविता की प्रवृत्ति को रेखांकित करने का प्रयास मात्र है। अपने समय और समाज की हलचलों, घटनाओं, परिघटनाओं, अंतर्विरोधों, विसंगतियों, असमानताओं आदि से प्रभावित रहकर उनसे टकराए बिना, जूझे बिना सृजन कर्म का निष्पादन हो तो उसका संदेहास्पद
हो जाता है। इस दृष्टि से कोरोजीवी कविता का विशेष महत्व है। कोरोजीवी कविता कोरोजयी है यह इसलिए कि कोरोना कालीन कविता केवल दुख दर्द से भरी कथा दर्ज नहीं करती, बल्कि प्रताड़ना और प्रेम दोनों रूपों को मार्मिकता के साथ व्यक्त करती हैं। भयावह और मारक स्थितियों में भी मानव प्रेम को संवेदित करती हैं। जीवन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अत्यंत डरे और आतंकित समय में थोड़ी सी मनुष्यता को बचाए और बनाए रखने की जद्दोजहद करती हैं। आत्मविश्वास, अत्याचार, शोषण, आतंक के साम्राज्य में तमाम आशंकाओं और अनिश्चितताओं में भी संभावनाओं के द्वार की तलाश करती हैं। विकल्पहीनता के दौर में नए विकल्पों का अन्वेषण करती है। यह कविता हमें हताश नहीं करती है, उदास नहीं करती, निराश नहीं करती, बल्कि तमाम मुसीबतों से लड़ते जूझते हुए पाठकों में नई आशा और नया विश्वास का भाव उत्पन्न करती हैं, नई उम्मीदों का संचार करती हैं। कई महीनों से कोरोना कालीन कविताएं पढ़ने और सोचने विचारने के क्रम में महाप्राण निराला की कविता रेखा की ये पंक्ति सहज ही मेरे मानस में गूंज रही थी। विपुल निर्जनता का शांत स्वर भर रहा था अंतर मन में। दिवस का उज्ज्वल प्रसाद शांत भाव से तिमिर विषाद में हो आ रहा, ज्यों ज्योति तो पथ की परिचय एकांग। कहना न होगा कि उपयुक्त पंक्तियां मेरे सामने कहना न होगा कि उपयुक्त पंक्तियां मेरे सामने में तिमिर में ज्योति जैसे तैरने लगी, और यही इस पुस्तक की प्रेरणा का स्रोत भी। और अंत में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ संचयन में शामिल तमाम कवियों के प्रति, जिन्होंने अत्यंत उदारतापूर्वक अपनी कविता के प्रकाशन हेतु अनुमति दी है। कुछ महत्वपूर्ण कवि छूट गए हैं, इसका मुझे खेद है। यह संग्रह की सीमा भी है, किसी भी संग्रह में सभी कवियों को शामिल नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष से सेतु प्रकाशन बहुत बढ़िया काम करता आ रहा। यह सुरुचि संपन्न और स्तरीय प्रकाशन हेतु परिचित होने लगा है। इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु सेतु प्रकाशन की स्वत्वाधिकारिणी अमिता जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त बेवक्त हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि मदन कश्यप और श्री प्रकाश शुक्ल का सहयोग मुझे मिलता रहा है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत छोटा सा शब्द है। उम्मीद है कि काव्य प्रेमियों को यह संचयन पसंद आएगा, वे अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे समृद्ध करेंगे। लेखक, वरिष्ठ कवि, आलोचक आदरणीय आचार्य अरुण होता सर। ठीक, तो प्यारे साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर आज यह टिप्पणी को रिकॉर्डिंग किया, अच्छे से अध्ययन किया। तो प्यारे मित्रों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देख रहा था। कारण यह है कि इतनी महीन यहाँ पर है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा था। आँख बजने का मतलब एक दो आँख गायब हो जाता। ठीक, तो चलिए मैं बाद में देखकर कमेंट आप लोगों का उसका उत्तर देता हूँ। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो एक बार मैं पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।